टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अलीगढ़ से है। आपको बता दें, सोमवीर दिवाकर निवासी ग्राम शाहपुर मडराक का कहना है कि प्रदीप रायजादा व लोकेश शर्मा ने उनके बुजुर्ग मां बाप के साथ की गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। व सोमवीर दिवाकर का कहना है कि मैं एक धोबी समाज से हूं और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं। वो मेरे साथ कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत आपको बता दें कि गंभीर अपराध किया है, जिससे मेरा पूरा मैं और साथ ही मेरा परिवार अत्यंत पीड़ित है। प्रदीप रायजादा व लोकेश शर्मा, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मेरे साथ 2 लाख की धोखाधड़ी की है। यह लोग मेरे यहाँ एसी सही करने आते थे और इन लोगों से मेरे संबंध अच्छे बन गए थे। इन दोनों लोगों ने अपने परिवार में किसी की नौकरी लगवाने के लिए मुझे पैसे की मांग की। फिर मैंने धीरे धीरे करके इनको 20 लाख रुपए धनराशि दिया, जिसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं अब इन लोगों से अपना पैसा मांगता हूं तो यह लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचते हैं। ऐसे ही इन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की है और उसका नाम राजेश है। और सोमवीर दिवाकर का कहना है वहां फैसला भी मैंने ही इनका करवाया था। इन व्यक्तियों का उद्देश्य केवल लोगों से अच्छे संबंध बनाना, फिर उनको फंसाना, ब्लैकमेल करना और धमकाना और पैसे हड़पने का है। और साथ ही इन दोनों व्यक्तियों पर उद्देश्य अच्छे व्यक्तियों की छवि खराब करना और साथ ही बदनामी करने का ही उद्देश्य इनका रहता है। इन दोनों व्यक्तियों का अपराध साइबर क्राइम में भी आता है। क्या मामला हुआ सर आपके यहाँ? यहाँ सर लोकेश और वो प्रदीप गाली गलौज कर रहे, तो घरवाली थी भाई की मिलके भाई देखो ऐसा है गाली पता कर रहे, बोलते बोल के धोबी आके तू मारे, वो शुरू मारे थे। मतलब मारने की क्या कह रहे? जान से धमकी दे रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे या मारपीट की कह रहे थे? धमकी दे रहे, जान से मार ली। जो पेमेंट दिया है मेरे पास पूरे स्टेटमेंट है, बैंक के द्वारा दिया है। किसी भी चीज़ की कोई भी कहीं पर भी अगर पाई जाती है तो उसको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे स्टेटमेंट है फ़ोन पे के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा जो पेमेंट दिए गए मैंने साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और मैं आप लोगों को समय आने पर आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अंगूरी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? शाहपुर मडराक। ठीक है। और आगरा रोड। क्या मामला हुआ है? लोकेश और वो आए हुए। कौन आया था? कौन? दोनों जने आए तो आके बोले कि कहाँ है हमारा लड़का, कहाँ में चो क्या करोगे के गाली फारी देने लगो। मैंने गाली मत दे, वो भी धोबिया कहने लगो। मैंने भी बदतमीजी मत करे ज़्यादा। तो फिर बुढ़े ने कुछ कह रही, तुम कुछ कह रहो, तो बालकन तो सीधी गाली दे रहा, वो गाली दे रहा। तो मैंने पूछा तू जाएगा कुछ लेके जाओ यहाँ पे? ना जा रहा मारो। फिर मेरे लड़का को मार गई थी धमकी दे के, वो के मारूंगा सारे। अरे जान से मारने की धमकी दे रहा था? जान से मारने की धमकी दे के वो जान से मारूंगा। हमें का पता मार दे को रास्ता दे रहा, तो हाथ है मंचा जा मार दे को घेरे की बात। कुछ जाति शब्दों का प्रयोग किया उसने? रातों के 2-4 जाति हम धोबी। क्या नाम बेटा आपका? अमन दिवाकर। कहाँ के रहने वाले हो? शाहपुर मडराक। जो मामला हुआ, क्या मामला हुआ आपका? मैं अंदर था तो अम्मा बाबा हमारे बाहर बैठे हुए थे, तो शोर शराबा हो रहा था बहुत तेज। मैं कह रहा क्या हो गया, मैं सोच रहा शायद मोहल्ले में लड़ाई हो गई थी। तो मैं बाहर गया तो हमारी अम्मा से 2 लोग, एक प्रदीप और एक का था लोकेश शर्मा, ये दोनों गाली गलौज कर रहे थे। तो गाली गलौज कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो मुझे भी गाली देने लग गया और कहने लगा कि तेरी चाचा को मार दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये धमकी देने लग गया। तो देने लग गए दोनों लोग। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया कि आप क्या कह रहे हो, ये फलाना दिखाना। तो फिर कहने लगा तू साले धोबी ज़्यादा कुछ ऐसे मत बोल, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे भी अभी मारूंगा ही पकड़ के। तो ये बात हुई थी। तो फिर अम्मा हमारी बीच में आ गई थी, तो थोड़ी सी फिर अम्मा बोली तू अंदर जा, मैं देख लूँगी। क्या नाम है सर आपका? सोमवीर दिवाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर मडराक। जो मामला है आपके सामने, क्या मामला हुआ था? ये एक लोकेश शर्मा है, एक प्रदीप रायजादा है। दोनों ही मेरे यहाँ पर एसी का काम करने के लिए आते थे। जैसे आप देख रहे हैं तो मैं इनको काम देता था छोटा छोटा, और ये काम करते थे मेरे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इनसे मेरे अच्छे संबंध बन गए, ताल्लुकात बन गए, पैसे का भी लेन देन इनसे होता रहा। तो ये जब भी आते थे कि भैया ये है, मुझे आज ये करवाना है, तो जब मैं इनको देता था तो इनको टेंडर भी दे दिया कहीं कुछ भी, तो 20-20, 25-25 एसी हमारे लग रहे हैं। उस तरीके से हम लगाने का काम ये करने लगे। तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मेरे बच्चे कहीं जॉब वॉब के लिए लग रहे हैं और मुझे इस तरीके से पैसे दे दो। तो मैंने इनको
लोकेश ने इनको पैसे दिलवा दिए। लोकेश ने रायजादा को पैसा दिलवाया कि भाई इस तरीके से दे दो, और मैंने इनको पैसा दिया। ठीक है, पैसा देने के उपरांत लगा मैं इनसे मांगने लगा, और ये मेरे यहाँ लगातार काम भी करने लगे। तो हमारे संबंध ऐसे थे कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं पैसे मांगूँ इनसे। तो जब पैसा नहीं दिया तो मैंने एक दिन मांगा इनसे पैसा। तो पैसा मांगने की जब बात आई तो इन्होंने मेरे से कहा कि भाई हम पैसा नहीं देंगे। मैंने क्यों नहीं दोगे भाई, कि हम जो है तुम्हें एक झूठे केस वगैरह में फंसा करके तुम्हारी छवि को बहुत धूमिल कर दूंगा कि ज़िंदगी में तुम याद करोगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करोगे तुम, कि नहीं। फिर ये उस समय से मेरे से अलग हो गया, फिर आया नहीं। और इन्होंने फिर क्या एक षड्यंत्र के तहत मेरी एक राजनीतिक छवि को ख़राब करने के उपरांत ये लोग जगह जगह ऐसी ऐसी बातें हरकतें जो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे घर पे भी आए, मेरे माता पिता हैं, बहुत वृद्ध हैं, 80-85 साल की एज है, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जातिवादक शब्द बोले गए। बहुत सारी चीज़ ऐसी रही कि मैं पूरी तरह से इतना पीड़ित हूँ कि मेरा दिमाग इतना संतुलन में नहीं है, और मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। कल योगी जी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा और अपनी बात को रखूँगा, क्योंकि ये प्रदीप रायजादा पर पहले भी नौकरी के नाम पर एक रमेश हैं थाना शास्त्री गेट में ही उनसे पैसे 3-4 लाख रुपए लेने का हुआ था। वो फैसला हुआ, उसकी कॉपी भी हम आपको देंगे, उनसे हमने प्राप्त करेंगे और आपको देंगे। तो इस तरीके से ये लोग हैं, और इनका पर डे का यही काम है कि एक दूसरे को जा कर के इस तरीके से ठग करना, लोगों के पैसे लूटना, ये काम करते हैं। और इनका अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उस पर दबाव और जबरन झूठे मुकदमे लदवाने का काम करते हैं। तो मेरा कल जो हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा और कल मिलूंगा। अगर मुझे मिलने का मौका मिलता है तो मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने इनके खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर वो एक प्रार्थना पत्र दिया है, और थाने में भी मैं आज प्रार्थना पत्र दूंगा। इनके खिलाफ इन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मेरा परिवार पूरी तरह से, मेरा संतुलन दिमाग का पूरी तरह से बिगड़ गया है। मैं ना तो रात में सो पा रहा हूँ, ना दिन में कहीं जा पा रहा हूँ। इन्होंने मेरी छवि को पूरी तरह से धूमिल किया है, और इसकी मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से कठोर कार्रवाई हो और सही जांच हो, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी के तहसील मंचनपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार तथा जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई की है। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की है, और साथ ही शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। बाकी प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने संबंधित विभाग और साथ ही टीमों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे संयुक्त रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण जाँच कराते हुए शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही शासन की प्राथमिकता है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अवर अभियंता चंद्र उदय प्रताप नारायण का स्थानांतरण बस्ती से हुआ गोरखपुर। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर जनपद में कर रहे कार्य वीडियो हुआ वायरल। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर सहित जिले के कई विधायकों और नेताओं ने इनकी की थी शिकायत पर इनका हुआ बस्ती से गोरखपुर स्थानांतरण के बाद भी बस्ती की जगह सिद्धार्थनगर में कर रहे कार्य। मुख्य अभियंता बस्ती के संरक्षण में कर रहे सिद्धार्थनगर में कार्य। ठीक सर। भैया ठीक है, कई बार फोन किए, सुने कि आप यहाँ से बस्ती। हाँ बस्ती आ जाए, अब घर परिवार है तो अपना घूमते फिरते हाँ चले आते हैं। आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, दुआ है। ऑफिस है और फोन नहीं उठाते तो गए। नहीं ऐसा नहीं है।
आप अगर कॉल गलत बात है मैसेज जैसे कब क्या है ना कि आजकल इतनी जो है वीसी या जूम ऐप मीटिंग ये सब चीजें चलती है तो एक ही इसी फोन है उसी से अगर कनेक्ट हुआ तो अगर आप कहेंगे अभी तो हम उठा नहीं सकते तो वो जैसे उठाएंगे हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फिर वो डांट पड़ने लगती है कि हाँ भाई फला लोग जो है मीटिंग से लीव कर गए तो ये हो सके इस वजह से न उठा पाए लेकिन आपका नंबर है और कोई ऐसा रहे तो आप नहीं, इसीलिए तो मैसेज कर सकते हैं तो व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप नंबर है वही हमारा और क्या हाल चाल है खबर सिद्धार्थनगर से है जहां जिम्मेदार आपको बताते हैं जिम्मेदारों की मिले भगत से परोसा जा रहा मौत का नशा कम उम्र के लड़कों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। सिद्धार्थनगर की चिड़िया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार स्थित फैजापुर में किराने की दुकान पर खुलेआम गांजा बेचने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बिना किसी लाइसेंस के नशे का कारोबार फल फूल रहा है। दुकानदारों की भीड़ धड़क अवैध सप्लाई से स्थानीय लोग दहशत में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब जिम्मेदारों की मिलीभगत और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण संभव हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब होगी कार्रवाई? इन युवाओं के बर्बाद होते भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इलाके में बढ़ते नशे की लत समाज के लिए बना बड़ा खतरा, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। खबर लखनऊ से है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बापू भवन के पास किया जोरदार प्रदर्शन। एसआईआर पर लगी ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मौत को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आपको बता दें हाथों में तख्तियां बैनर पोस्टर लेके पहुंचे कार्यकर्ता। नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ की नारेबाजी और साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पकड़कर भेजा लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन। शब्द नहीं बोलना चाहता। ये देखिए चुनाव आयोग का लोगो कैसा दिखना चाहिए, ये ध्यान से देखिए। चुनाव आयोग हाउ ये देखिए जमीन खान को पुलिस अब हिरासत में ले रही है। जो महिला करता है अरे चलो बेटा चलो डिटेन करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं पे भारी है। समाजवादी पार्टी के लोग कभी झुके नहीं। जब तक लोकतंत्र में खतरा होगा तब तक समाजवादी लोग सड़कों पे अवारा होंगे। लोहिया जी ने एक बात कही थी जब सड़कें शून्य हो जाती है संसद अवारा हो जाता है, सत्ता दलाल बनाती है विपक्ष नेता। हम चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव को खत्म करने का काम करें। बना रहे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, तानाशाह शासन कायम करना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी को क्या चौखार फेंकने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से चलने वाले लोग नहीं है। अब 2027 पहले इनकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी चंदौली जनपद में देखिए अनोखी पहल। 9 करोड़ 35 लाख की लागत से बने सड़क का हुआ उद्घाटन। किसी वीआईपी ने फीता काटवा कर स्थानीय महिलाओं से कटवाया गया फीता। आपको बता दें कि किसी भी वीआईपी से फीता ना कटवा कर स्थानीय महिलाओं के द्वारा फीता कटवाया गया है। आजादी के बाद से पहली बार सड़क का हुआ निर्माण। रमेश जायसवाल बीजेपी विधायक डीडीयू नगर ने बताया बहादुरपुर भुपौली मार्ग बनकर हुआ कंप्लीट और लोगों को आवागमन में होगी आसानी। सड़क बनने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। नाली की बदबू से लोगों को मिलेगी निजात। रोड को दोनों तरफ सेफ्टी नाली का हुआ है निर्माण। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा 380 में विकास की कड़ी में
एक नई कड़ी जुड़ी है। बहादुरपुर भुपौली मार्ग है जो यादव चौराहा से लेकर भुपौली मार्ग तक बना है। 9 करोड़ 35 लाख समथिंग 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनी है। जो आबादी क्षेत्र है उस आबादी क्षेत्र में सीसी रोड है और प्लस आरसीसी नाली है। जो आबादी क्षेत्र नहीं है वहाँ हार्ट पीस प्लांट से बड़े मशीन से वहाँ सड़क बनी है। ये अभूतपूर्व कार्य यहाँ क्षेत्रीय जनता को हुआ। देश को आज़ाद होने के बाद अब तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अब तक कभी भी पहले यहाँ नाली नहीं थी। सारे के सारे लोग नाली का अपने घर का पानी किसी किसी खेत में बहाया करते थे, जिसकी वजह से आए दिन विवाद की स्थिति बनती थी। परंतु जब मैं इस क्षेत्र में घूमना शुरू किया तो वहाँ इस क्षेत्र की जनता ने कहा कि ये समस्या मेरी बहुत जटिल है। हम लोगों ने बहुत लोगों से आग्रह किया परंतु कोई बना नहीं पाया। अलग अलग दल और अलग अलग जाति के आधार पर लोगों ने अपने अपने चयन होने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के बाद किए गए वादे के बाद शायद उस वादों को पूरा करने में असमर्थता रही हो या जो भी समस्या उनकी रही हो, स्थानीय जनता ने कहा कि लोगों से मैंने कहा परंतु पूरा नहीं हुआ। मैंने वादा किया कि किसी कीमत पर भी ये सड़क मैं बनवाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। मैंने इसको 9 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस सड़क को बनवाने का काम किया। आज उसी का लोकार्पण स्थानीय जनता के हाथों से, मातृ शक्ति के हाथों से मैंने कराया। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीत के आने के बाद से जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण कार्य थे वो मैं स्थानीय जनता को ही समर्पित किया। मैं भाव के साथ राजनीति करना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हम सब हमारे जैसे जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो याचक की भूमिका में होते हैं। हम सारे के सारे लोग विधायी व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए लोकतंत्र की इस प्रणाली में विकास परक सोच को अमली जामा पहनाने के लिए जब चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ते हैं। मेरा मानना है कि सब कुछ जनता का दिया हुआ है। इस नाते जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण वो मैं जनता के हाथों से कराता हूँ, उनको समर्पित करता हूँ। एक संकल्प लेकर मैं काम करने के लिए उतरा हूँ। मैंने अपने विधानसभा में वो काम किए जो काम इससे पहले नहीं हुए थे। उन सब कामों की फहरिस्त मेरे पास पड़ी है, मैं जुबानी गिना सकता हूँ। वो सारी चीजें मैंने करी है। अभी यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पहले मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। मैंने अपने विधानसभा के हर चौराहे चौराहे पर हाई मास्ट लाइट, ब्रांडेड हाई मास्ट लाइट फिलिप्स कंपनी का मैंने लगवाया और जगह जगह मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और आपने देखा होगा जब उस सड़क से आए होंगे आप तो जगह जगह आपको सीसी रोड मिली होगी जो पहले नहीं थी, वो सारा मैंने करवाया। उसके साथ ही साथ पड़ाव क्षेत्र में बहादुरपुर, जलीलपुर, मड़िया, सूजाबाद, अन्य क्षेत्रों में रतनपुर, अन्य क्षेत्रों में बहुत बिजली की समस्या हुआ करती थी। मैंने वहाँ 10 MVA सब स्टेशन बनवाने की कामयाबी हासिल की, जो बहुत ही दुरूह कार्य था। संभवतः पहले लोगों ने प्रयास किया नहीं किया मुझे मालूम नहीं। अपने विधानसभा के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री के उस आह्वान को सुनिश्चितता देने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक 10 MVA का सब स्टेशन बनाने में कामयाबी हासिल करी। हम लोगों ने अपने बबरी क्षेत्र में 5 MVA सब स्टेशन लोड था, हम लोगों ने उसको 10 MVA कराया। अपने निधि से 630 KVA का ट्रांसफार्मर हमने चंदौली क्षेत्र को दिया और 400 KVA का पड़ाव को दिया, अपने बबरी क्षेत्र को दिया। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी नगर वासियों को मैं देने की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोगों के फीडर से 2 लाइटें आती हैं, एक अगर खराब हो जाती है तो दूसरा चालू हो जाए। इसको प्रभावी बनाने के लिए शासन से हम लोगों ने मांग की। लगभग 8.5-9 करोड़ रुपए की लागत से अभी ठेकेदार का स्वास्थ्य खराब था, इस नाते उसका शिलान्यास या उसका भूमि पूजन या नारियल तोड़ने का काम नहीं हो सका। वो सब भी बहुत 2-4-5 दिनों के अंदर होगी। एक अल्टरनेट लाइट की व्यवस्था, लाइन की सप्लाई की व्यवस्था जो पहले मुगलसराय में नहीं हुआ करती थी, अब वो होने जा रही है। 2-4 दिन में ही हम सब लोग उसका शिलान्यास करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि अपने पड़ाव से लेके क्षेत्र तक 328 करोड़ और गोदना मोड़ से लेके बबरी तक 200 करोड़ रुपए और 284 करोड़ रुपए की न्यायालय भवन, RTO ऑफिस बन रही है। हमारे यहाँ परिवहन विभाग का डिपो बनने जा रहा है। सारा का सारा तेजी से विकास हो रहा है। हम क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके कुशल आशीर्वाद के कारण मेरे कुशलता से काम करने की जो प्रवृत्ति रही है उसका लाभ मुझे मिला। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि उन्होंने लगातार धनराशि मुहैया कराई। मेरे उस डिमांड को उन्होंने अपनी संस्तुति दी और आज हम विकास किस मुकाम तक आ सके। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सारे चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता का पुनः हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इस लायक बनाया कि मैं उनके किसी काम आ सक रहा हूँ।
खबर गाजियाबाद से है, जहां सिहानी गेट थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने। आपको बता दें, राकेश मार्ग गली नंबर 3 में बने एक मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेज जांच कर दी है। आपको बता दें, PRB 2146 के माध्यम से सूचना मिली कि विनय रावत के मकान की छत पर एक नवजात बच्ची का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और जांच के दौरान पता चला कि झरना पत्नी बादल, जो पिछले 15 से 20 दिनों से अपनी बहन सविता, पत्रा और साथी बहनों गणेश के साथ नेहरू नगर में रह रही थी, को सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच प्रसव हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि नवजात जीवित पैदा हुई थी और उसे जीवित अवस्था में ही फेंका गया है, जिससे लगने वाली गंभीर मल्टीप्लेट चोटों के कारण उसकी मौत हुई है। आपको बता दें, पुलिस कार्रवाई के दौरान चौकी दयानंद नगर प्रभारी उप निरीक्षक मान सिंह दयाल ने नवजात बच्ची की मां झरना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपराध संख्या 418/25 धारा 91 BNS में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। खबर बदायूं से है, जहां डेयरी पर दूध लेने जा रहे बुजुर्गों को बदायूं डिपो की रोडवेज बस ने रौंदा है। आपको बता दें, सड़क हादसे में बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिविल लाइन पुलिस ने एक शव को पोस्टमार्टम कराया है। आपको बता दें, शहर की कोतवाली इलाके के शिवपुरन गली नंबर 4 निवासी किशोरी लाल 82 वर्षीय पुत्र धर्मदास आज सुबह 7 बजे करीब अपने घर से रोडवेज के पास दूध की डेयरी पर दूध लेने जा रहे थे। तभी मजार स्थित अंबेडकर पार्क के पास तेज रफ्तार बदायूं डिपो रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की है, जिसमें एक बेटे की सड़क हादसे में करीब 20 साल पहले मौत हो चुकी थी। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा कि सिविल लाइन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। वहीं बुजुर्ग की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मेरा नाम रतिभान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धर्मपुर का रहने वाला हूँ। ये क्या हुआ है आपके चाचा जी के साथ? ये अंकल जी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया। दूध लेने गए थे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। जब वापसी में आए तो 7:35 पे लापरवाही से चलाते हुए रोडवेज की बस ने टक्कर मार दिया और चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। कहाँ की बस्ती, कौन से डिपो की बस्ती है? बताइए। क्या बजे की बात हो गई? ये 7:35 की करेक्ट टाइम। किस जगह की घटना है? यह है अंबेडकर पास, मस्जिद के पास तिराहे पे मोड़ते हुए वहीं पर। मौके पे खड़े? जी, मौके ऑन स्पॉट पे। तो दूध लेने कहाँ जा रहे थे? दूध नेकपुर डेयरी पे। जब बस पकड़ गई थी? हाँ, बस पकड़ गई, थाने पे खड़ी हुई है। खबर बदायूं से, जहां गांव में चल रहे उर्स मेले के कव्वाली में जमकर की गई नोटों की बरसात। आपको बता दें, पैसा बिखरने को लेकर पुलिस की मौजूदगी में जमकर चली कुर्सियां और की गई फायरिंग वीडियो हुआ वायरल। उर्स मेले में बड़े बड़े शहरों से मुस्लिम समाज के कपड़ा एवं जीन्स पैंट कारोबारी लोग लुटा रहे थे नोटों की गड्डियां। जी हां, कव्वाली के समय एक पक्ष में दूसरे पक्ष के ऊपर रुपए फेंक दिए, जिससे खफा दूसरे पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वर्तमान एवं पूर्व प्रधान ने पहले भी कई बार आमने सामने चल चुकी है गोलियां। प्रधान के रसूख के लिए लुटाए जा रहे नोट, जिसके चलते पुलिस के सामने हुआ भारी बवाल। जनपद बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के उनैला गांव में रहने वाले 23 वर्षीय अभिषेक वर्मा पुत्र सोनू वर्मा 5 से 6 वर्ष से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोची नगला किराए के मकान में रहकर किराने के सामान की सेल्समैनी करता था। आज सुबह संदिग्ध परिस्थिति में उसने किराए के कमरे में विषाक्त पदार्थ खा लिया और साथ ही तड़पने लगा। इसी बीच तड़पने की आवाज जब मकान मालिक ने सुनी तो कमरा खोला। वह पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था। परिजन को सूचना दी गई है। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल लेकर गए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? नौला का। ये क्या मामला है जो बेटे की मौत हुई है? बेटा बदायूं में रहता था, काम करता था सेलमैनी का। अचानक सुबह खबर मिली कि वो तबीयत खराब है। जब तक पहुँचे बदायूं तब उसकी मृत्यु हो चुकी। अच्छा, क्या नाम था इसका? अभिषेक वर्मा। अभिषेक।
खबर मथुरा से है, जहां भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा, जहां प्राचीन काल से ही मल्ल विद्या और साथ ही दंगल परंपरा का विशेष स्थान रहा है, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा शुक्रवार को इतिहास में पहला विशाल कुश्ती महाकुंभ आयोजित किया गया। यह आयोजन वार्ड नंबर 5 स्थित किशोरी रमण वायस इंटर कॉलेज बालक के प्रांगण में संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से ही आरंभ होकर शाम तक चले इस दंगल में हजारों दर्शक उमड़ पड़े और पारंपरिक खेल संस्कृति से जुड़े रोमांचक मुकाबलों का आनंद लिया गया। दंगल में ईरान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी पहलवानों ने भाग लिया है। कुल 300 कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का दाम वाली कुश्तियां शामिल रही। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल तथा नगर आयुक्त जग प्रवेश उपस्थित रहे और उन्होंने दंगल को सफल बनाने हेतु सभी प्रतिभागियों एवं टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। दंगल के सफल संचालन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्षद एवं दंगल संयोजक श्री हनुमान पहलवान को सौंपी गई थी, जिन्होंने पूरी आयोजन को उत्कृष्ट ढंग से संपन्न कराया है। आपको बताते विजेता पहलवानों को मिला विशेष सम्मान। दंगल के मुख्य आकर्षण में रहे एक पहलवान शेरा गुर्जर का शानदार प्रदर्शन, उनकी दमदार जीत और महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त जग प्रवेश द्वारा उन्हें मोटरसाइकिल भेंट कर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस सम्मान ने दंगल स्थित पर उपस्थित लोगों में उत्साह भर दिया है और संचार किया है उत्साह का, और साथ ही साथ वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने इसे उत्साहपूर्वक इसका आनंद लिया है। वृंदावन में नगर निगम के द्वारा एक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कि बाहर से मतलब पूरे भारतवर्ष से पहलवानों ने भाग लिया। विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। तो वहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम के 70 पार्षदों को इसमें सहयोग रहा। और आपको बता दें कि आज लास्ट कुश्ती जो हुई है वो बराबर पे हुई है, बराबर की कुश्ती पे। और नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा उसमें इनाम के तौर पर एक बाइक भी दी गई है, जो कि शेरा पहलवान को मिली है और वो कुश्ती बराबर हुई थी। मैं बराबर शहर का रहने वाला हूँ, खिल्लू पहलवान मथुरा। कौन सा है? गोपाल आश्रम। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के द्वारा ये बहुत भव्य दंगल हुआ है, बहुत अच्छा दंगल कराया हनुमान भैया ने। और कुश्ती हुई है और 31,000 में कुश्ती भी कराई और मारी भी है। बहुत अच्छा लग रहा है शहर में। आज मैं बजे ही हुआ हूँ। आपने किसको हराया है? मैंने आगरा के पहलवान को हराया। क्या नाम था? उसका नाम अजय था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों को धन्यवाद दूंगा, जो आपने इसको इतना बढ़ाया और आज जितना मथुरा पब्लिक आई, और उससे भी धन्यवाद दूंगा। आज पहली बार इतिहास में जो प्राचीन व्यवस्था थी जो खो चुकी थी, माननीय हमारे मेयर साहब ने इस चीज़ को आगे बढ़ा के हनुमान पार्षद ने रात दिन मेहनत की और इन्होंने पास किया बोर्ड से। और हनुमान पहलवान ने जो मेहनत की कि हमारी प्राचीन व्यवस्था होनी चाहिए, उस प्रस्ताव के लिए सब बोर्ड ने नगर आयुक्त ने मिलके। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो परंपरा खत्म हो जाए, कौन कहता है परंपरा चालू नहीं हो सकती है? हर परंपरा चालू हो सकती है, चालू चलाने वाला चाहिए। इसलिए हमारे माननीय महापौर, हमारी पूरा बोर्ड समर्थन एक होके, और आने वाली साल में आज मेयर साहब ने इतना बड़ा दंगल और हनुमान ने मेहनत की है, आने वाली साल में इससे बड़ा दंगल होगा जो मथुरा में। इसका तो भारत में जवाब जाएगा। अगला जो मुझे लगता है दंगल विश्व तक आवाज जाएगी। इसके लिए मथुरा की जनता को, मथुरा नगर निगम, नगर आयुक्त, मेयर और पूरे पार्षदगण, उससे भी सबसे ज़्यादा धन्यवाद हनुमान को दूंगा कि उसने इसकी मुहिम चलाई और परंपरा को चालू किया। क्योंकि ये परंपरा लिए चालू होना जरूरी है। जो युवा पीढ़ी भटक गई है कहीं न कहीं नशेबाजी में, उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। आयोजन आज 5 दिसंबर को किया गया है। इस बार जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था, 9 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो मथुरा की संस्कृति है, पहचान है जी, कुश्ती से यहाँ अनेकों पहलवान इस धरती ने पूरे विश्व को दिए हैं, तो उनका मान सम्मान रखने के लिए और हमारे पार्षद हैं साथी हनुमान जी, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि इस परिपाटी को कायम रखते हुए नगर निगम को इस प्रकार के दंगल का आयोजन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के आयोजन को सभी ने स्वीकृति दी और एक मत से ये प्रस्ताव पास हुआ और आज उसी के उपलक्ष्य में ये दंगल आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। बहुत अच्छा आयोजन रहा। बहुत, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है और इस परंपरा को लागू रखते हुए अगले साल और भी भव्य दंगल का आयोजन कराया जाएगा। क्या नगर निगम की ये परंपरा अब जारी रहेगी? जी बिल्कुल, इस परंपरा को जारी रखा जाएगा और हर साल
इस तरीके का एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार भी काफ़ी सैकड़ों पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। अगली बार इससे भी और बेहतर आयोजन किया जाएगा। पहला आपके द्वारा पहला ये कुश्ती दंगल था, कैसा अनुभव यहाँ रहा और क्या कुछ और सुधार दंगल में आगे होगा? जी बिल्कुल, हमने सोचा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में दर्शक पहुँचेंगे। तो अगली बार और बड़े स्थल पर आयोजन किया जाएगा और बड़ी संख्या में पहलवानों का आमंत्रित किया जाएगा और बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन। ब्रजभूमि के पहलवानों के लिए क्या कुछ अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं सभी पहलवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वागत करता हूं ब्रज की भूमि पर, उनका स्वागत करता हूं और उनको ये आश्वस्त करता हूं कि पहलवानों के लिए ब्रज की भूमि पर हमेशा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति रही है, ब्रज की संस्कृति रही है, इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे ताकि पहलवानों को उचित सम्मान मिले और ब्रज क्षेत्र का नाम। पहलवानों के द्वारा जितने पहलवानों को आपके नगर निगम के द्वारा क्या उपहार दिए गए? देखिए, संख्या अभी फाइनल कुछ देर में आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी, पर सैकड़ों की संख्या में पहलवानों को प्रतिभाग किया। उपहार क्या दिए गए आपके नगर निगम के द्वारा? नगर निगम की तरफ से सभी पहलवानों को और खासकर विजेता, जैसे कि जो शेरा पहलवान है जो जीते, उनको एक मोटरसाइकिल इनाम में दी गई है। उसके साथ ही और भी अन्य इनाम उनको अभी दिए जाएंगे सभी जो विजेता है। देखिए, मथुरा तो मल्ल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बलदेव जी की मल्ल विद्या प्रसिद्ध रही और मथुरा से मल्ल विद्या में पूरे भारत में बड़े बड़े पहलवान निकलते हैं, निकलते रहे हैं और निकलते हैं और निकलते रहेंगे। मैं हमारे नगर निगम के यशस्वी पार्षद हनुमान सिंह गुर्जर को, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब इनके पास है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं, बल्कि भरोसा व्यक्त करता हूं कि भविष्य में वे भारत केसरी की उपाधि भी प्राप्त करेंगे और मथुरा नगर निगम का नाम रोशन करेंगे। और मल्ल विद्या तो भारत की और भारत में भी मथुरा की बहुत मशहूर है। इसके लिए मैं मथुरा के सभी इस मल्ल विद्या में जो अपना जीवन लगाते हैं और मथुरा की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं भारत केसरी हरकेश पहलवान 11 बार का, और मेरी शादाबाद में कुश्ती अकेडमी है जो डिस्ट्रिक्ट आता है उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के द्वारा दंगल कराया गया? बहुत जो तिलकवीर और हनुमान पहलवान हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने और पास जैसे हमारे हाथरस में भी नगर निगम द्वारा कुश्ती दंगल होता है 6 दिन का, और ये भरतपुर में होता है और डीग में होता है और कामा में भी हुआ है और आज मथुरा में हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है और ये खिलाड़ी की तरह सोचता है और उसने बहुत अच्छा किया है। अपने क्षेत्र के जो पहलवान हैं और अपने यहाँ मथुरा ब्रज के पहलवान हैं, उनको एक सीख मिलेगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहलवान आए हैं इस दंगल में। तो मैं हनुमान पहलवान का और यहाँ की जनता का और सबका तहे दिल से आभार करता हूँ। और जी, जय श्री राम। आज आपका किससे मुकाबला? मेरा विक्रम पहलवान से मुकाबला था जो पीपे वाले खड़े का है, और मात्र कभी 3 मिनट बोल रहे थे, कभी 5 मिनट बोल रहे थे और 3 ही 4 ही मिनट कुश्ती हुई है और छुड़वा दिया। अब ज़्यादा देर कुश्ती होती तो पता नहीं क्या होता, मगर मैं तो चल रहा था। मैंने तो बोली थी कि और कुश्ती करा दो, पर कमेटी ने छुड़ा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो ब्रज की कुश्ती है इसी कारण बस पीछे है। जैसे कि अब ये हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है, जो और राज्य हैं, जम्मू है, हिमाचल है, वहाँ कुश्ती 25 मिनट की 30 मिनट की कुश्ती होती है। तो वहाँ के पहलवान इसी वजह से तंगड़े हैं और हमारे ब्रज की जो कुश्ती है इसी वजह से पीछे है कि यहाँ कमेटियाँ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कुश्ती कराती हैं। नहीं, जो आखिरी कुश्ती है लास्ट वाली जो 20 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और जो छोटी कुश्ती हैं वो 15 मिनट की होनी चाहिए। तो पहलवान है का है वो वही हिसाब से तैयारी करेगा। और ये मिट्टी की कुश्ती में हमारे यहाँ ब्रज के पहलवान बहुत पहलवानी है यहाँ पे, तो ये मिट्टी की कुश्ती में लगे रहते हैं। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा, इन कोच खलीफाओं से, कि इनको मैच पे भी कराएं और यूपी स्टेट है, नेशनल है और बाहर इंटरनेशनल है, इनकी उस पर आगे जाएं। और मेरा आग्रह है कोच खलीफाओं से कि वो अपनी एकता बना के रखें अखाड़े पे। अखाड़ों पे देखा है कि खलीफा दो दोस्त आ जाए, दूसरा अलग करा रहा है, दूसरा अलग करा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें खिलाड़ियों का नुकसान होता है
वो आप अपनी लड़ाई को खिलाड़ियों के ऊपर नहीं उतारें और न खिलाड़ियों में अंतर जा रहे हैं, वो लोग एकता रखें उनमें, और यही मेरी तो आग्रह है सबसे। शाहजहांपुर में नाबालिग अंजलि पाल की अपहरण और हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें, परिवार का आरोप है एफआईआर दर्ज होने और लाश बरामद होने के बावजूद थाना सदर बाजार पुलिस अब तक किसी भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। न्यायालय की तलाश में परिवार दर दर भटक रहा है। और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद है मृतक की मां। आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने कहा, पीड़ित महिला से हमने पूछा गया तो उसने बताया कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की आवाज है। एक मासूम बच्ची के साथ निर्मम घटना की सच्चाई सामने आए और दोषियों को कड़ी सजा मिले, यही न्याय की बुनियादी मांग है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार में क्या पीड़ित मां को समय रहते न्याय मिलता है या नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर के शामजगंज घोटिया इलाके में, जहां पर हमारे साथ एक पीड़ित मां है जो अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कई महीने गुजर चुके हैं, उससे अभी तक न्याय नहीं मिला है। आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी क्या पीड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? बबली। बबली जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके संग क्या घटना हुई थी? मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बच्ची 19 जून 2025 को घर पे ही थी। मैंने अपनी बच्ची को लास्ट बार तभी देखा था जब मैं अपने घर से बधाइयों के लिए गई हुई थी। मेरी बच्ची घर पे थी। 10:30 बजे भी मैंने बच्ची से बात करी। मेरी बच्ची समोसे लेने मंदिर के पास गई। उसके बाद मेरी बच्ची का कोई पता नहीं लगा। मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया। उसके बाद मैं रात में आई, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई तुरंत। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उस बात को बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया। उन्होंने ऐसे इस बात को टाला। मैंने कहा कि सर मेरी बच्ची का नंबर सर्विलांस पे लगाओ, तो उन्होंने कहा ये 2 दिन बाद लगता है, 2 दिन बाद फोन करना। 2 दिन बाद फोन किया तो बोले कि सब सिस्टम उड़ गया है। पुलिस ने अगर आज मेरी बच्ची को अगर सही समय पर ढूंढा होता या मेरी बच्ची का नंबर सर्विलांस पे लगाया होता तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मेरी बच्ची को दरिंदों ने मार दिया। आपकी बच्ची की जब लाश मिली तब उस समय पुलिस का कैसा रवैया रहा? क्या उस समय क्या वाकया हुआ था? मेरी बच्ची की जब लाश पुलिस वालों को मिली तो भी मुझे नहीं बताया गया, क्योंकि मेरी बच्ची की सड़ी गली लाश थी। मैं तो अपने आप ही सीओ सिटी साहब के पास 24 जून को पहुंच गई अपनी बच्ची को ढूंढने के प्रयास में। उन्होंने हमसे कहा कि आश्वासन रखो, बच्ची ढूंढेगी, मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम तुरंत ही एसएचओ साहब अरविंद सिंह चौहान के पास गए। सर से पूछा, हमने कहा सर बच्ची का कुछ पता नहीं लग रहा, 6 दिन हो गए, हमारी बच्ची कहाँ है? नहीं तो इतने दिन तो लगते नहीं है सर, हमारी बच्ची का कुछ तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले कोरोकुइया के पास एक डेड बॉडी मिली थी, क्या वो तुम्हारी थी? तो हमने कहा सर हमें नहीं दिखाई। रंजीत बहादुर सिंह का कहना था कि हमने बबली को वो फोटो भेज दी है। रंजीत बहादुर सिंह बराबर हमसे झूठ बोलते रहे कि हम तुम्हारी लड़की को ढूंढेंगे। उन्हें इस बारे में जानकारी सब पहले से ही थी, मगर उन्होंने मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी। मुझे मेरी बच्ची की डेड बॉडी मर्चरी में प्राप्त हुई, वो भी मेरी बच्ची के चेहरे पे बिल्कुल मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, सिर्फ कंकाल। क्या आपको किन्हीं लोगों पे उनकी हत्या का कोई शक था? किसी के ऊपर कोई शक था आपका? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि 20-25 दिन पहले मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। मैंने उन लोगों के ऊपर एफआईआर भी लिखवाई थी, मगर गांव के दबाव में और आसपास के पुलिस द्वारा मुझे डराया धमकाया गया कि बयान वापस ले लो, अगर बयान वापस नहीं लिया तो तुम्हें यहाँ रहने में खतरा है। मजबूरी में मैंने और मेरी बच्ची ने बयान वापस ले लिए थे। मेरी बच्ची को मारने वाला और कोई नहीं, यहाँ शहमतगंज घोटिया निवासी रहने वाला ऋतिक कुमार व उसकी माँ व भाई संदीप, पिता का नाम ब्रजपाल। इन शक नहीं, पूरे यकीन से कह रही हूँ, उसी ने मेरी बच्ची के बहला फुसला के उसकी माँ ने बुलाया मेरी बच्ची को और मेरी बच्ची को मार दिया। क्या पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई की है? नहीं, पुलिस ने अभी तक सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करी है। इसके अलावा पुलिस ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी और वो मुलजिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या वो लोग अभी भी आपको धमकियां दे रहे हैं? मुझे धमकियां तो मुझे मेरे बच्चे को भी खतरा है, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ
तो वो लड़का मुझे देख के थूकता है और मेरे से कहता है कि जो करना था वो कर लिया, तेरी बच्ची को जैसे मारा है वैसे तुझे और तेरे बच्चे को भी यहाँ नहीं रहने देंगे, तेरे बच्चे को भी मार देंगे। मुझे उनके पूरे परिवार से खतरा है और मेरे बच्चों को भी। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरे बच्चों को तो इसके जिम्मेदार उनका पूरा परिवार होगा। आप जिला प्रशासन से अब क्या मांग करना चाहती हैं? आपकी क्या मांग है जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा के मारा, मैंने अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। मैं यही चाहती हूँ कि जिस किसी ने ऋतिक व माँ व उसका भाई संदीप, जो उनके साथ अन्य लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरी बच्ची को न्याय दिलाया जाए। देखिए, ये थी एक पीड़ित माँ जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है, दर दर भटक रही है। अब देखना ये होगा कि शाहजहांपुर पुलिस बेटियों के मामले में भी क्या इतनी बड़ी लापरवाही दिखा सकती है। अब देखना ये होगा, सवाल खड़े करती है पुलिस के रवैये के ऊपर ये कार्रवाई, और कब ये पुलिस प्रशासन जागेगा, कब जिला प्रशासन जागेगा और कब इस पीड़ित माँ को न्याय मिल सकेगा। शाहजहांपुर में नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सफाई कर्मचारियों ने पूरे मोहल्ले का कूड़ा सीधे बाजार के बीचों बीच तारीन टिकली तिराहे पर दुकानों के सामने ही डाल दिया है। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही, जब एक व्यापारी ने कर्मचारियों से पूछा कि दुकानों के सामने कूड़ा क्यों फेंक दिया जा रहा है, तो कर्मचारी बिना किसी जवाब के वहां कूड़ा डालकर चलते बने। व्यापारी ने पूरी घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि तिराहे पर कूड़ा डालने से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और व्यापारियों को भारी परेशानी होती है। व्यापारी रितेश सेठी बताया कि कूड़ा शहर से बाहर डालना चाहिए, बीच तिराहे पर नहीं। यहां रोज बच्चों और बुजुर्गों का आवागमन रहता है। फिलहाल व्यापारियों के विरोध के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। स्थानीय व्यापारियों ने नगर निगम से मांग की है कि बाजार में कूड़ा डालने जैसी लापरवाही तुरंत रोकी जाए और कूड़ा केवल निर्धारित स्थल पर ही निस्तारित किया जाए। तारीन टिकली में जो एक कूड़ा पड़ रहा है रोड पे, एक ही रोड है और सुबह 11 बजे तक कूड़ा हटता नहीं है और 10 बजे तक पड़ता रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग व्यापारी आदमी, हम लोग का व्यापार भी खराब हो रहा है। इस कूड़ों को जल्द से जल्द कहीं बाहर फिटवाइए, बाहर इकट्ठा करवाइए, मेन रोड पे पूरी रोड घेर के मत इकट्ठा करवाइए। जनपद बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव पुठी सराय का रहने वाला 17 वर्षीय आदित्य मिश्रा पुत्र मोहित मिश्रा का 18 वर्षीय अंशुल दिवाकर पुत्र भोजराज निवासी पुठी सराय एक ही गांव के आसपास दोस्त थे। दोनों दोस्त जनपद बदायूं के आईटीआई में आईटीआई की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों दोस्त आईटीआई की क्लास करने सुबह पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे और स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों घर बाइक द्वारा जा रहे थे। इसी बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खेड़ा नवादा चौराहे पर उन्हीं के क्लास का गौरव पुत्र कल्याण सिंह निवासी वृंदावन थाना बिनावर मिल गया। वह भी आईटीआई की छुट्टी के बाद घर जा रहा था, तो गौरव ने दोनों से बाइक पर बैठने की लिफ्ट मांगी, तो आदित्य मिश्रा ने अंशुल दिवाकर ने अपने साथी गौरव को अपनी बाइक पर बैठा लिया। तीनों ही एक ही बाइक से सवार होकर अपने घर जाने लगे। इसी बीच बिनावर थाना क्षेत्र के बरेलू बदायूं चंदनगर खरेरा के पास सामने से आ रहे गन्ना भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने तीनों बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गई है, जिसमें आदित्य मिश्रा एवं अंशुल दिवाकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा दोस्त गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां डॉक्टर ने देखते ही आदित्य मिश्रा एवं अंशुल दिवाकर को मृत घोषित कर दिया और दोनों के शवों को जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। गौरव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार जारी है। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजन भी रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। उधर मौका पाकर ट्रैक्टर चालक आपको बता दें कि ट्रैक्टर लेकर वहां मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।